मैं डॉक्टर पूर्णिमा लकड़ा, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 के कोर पेपर 3 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास के 8वें अध्याय साइमन कमीशन के कारण, उद्देश्य, कमीशन का प्रतिवेदन तथा कमीशन के बहिष्कार पर चर्चा करूंगी। साइमन कमीशन रॉलेट एक्ट के द्वारा जिस प्रकार का साम्राज्यवादी विरोधी जन उभार का तूफान आया था, उसी प्रकार की जन चेतना तथा आंदोलन ब्रिटिश सरकार की 8 नवंबर 1927 ईस्वी की इस घोषणा से हुआ कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है। साइमन कमीशन का इसका कारण क्या था? 1919 के सुधार अधिनियम में यह प्रबंध किया गया था कि 10 वर्षों के बाद इन संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार इस कमीशन को 1929 में नियुक्त होना था, किंतु कई कारणों से अनुदार दलीय सरकार ने कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में ही कर दी। इसका पहला कारण यह था कि ब्रिटिश संसद के लिए 1929 में चुनाव होने थे, जिसमें अनुदार दल को आशंका थी कि इसमें मजदूर दल की विजयी होगी, जिसकी सहानुभूति भारत के साथ थी, और अनुदार दल नहीं चाहता था कि मजदूर दल इस कमीशन की नियुक्ति करे। दूसरा कारण था 1919 के सुधार अधिनियम से भारतीय असंतुष्ट थे और सुधारों की मांग कर रहे थे। तीसरा कारण था कि 1926 ईस्वी से देश में सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण अशांति थी और ब्रिटिश सरकार इस अशांति का लाभ उठाना चाहती थी। चौथा कारण था गांधी जी का प्रभाव असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने से कम हो गया था, जिसके साथ ही स्वराज्य की मांग भी कमजोर पड़ गई थी। पांचवा कारण था कि ब्रिटेन में श्रमिकों के ट्रेड यूनियन आंदोलन तेज हो रहे थे और भारत में भी श्रमिकों तथा विद्यार्थियों के आंदोलन रोज हो रहे थे। अतः सरकार इन असंतुष्ट वर्गों का दमन समय रहते ही करना चाहती थी। इस कारण के अतिरिक्त द्वैत शासन प्रणाली में कुछ दोष थे जिन्हें सरकार दूर करना चाहती थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति तथा उद्देश्य। कमीशन के सदस्य भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन्स के उदार दल के सदस्य सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय शाही आयोग शीघ्र ही भारत आने वाला है। कमीशन के इस अध्यक्ष के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। कमीशन के अन्य 6 सदस्य भी अंग्रेज थे, इस कारण इसे व्हाइट कमीशन का नाम भी दिया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के सभी दलों के प्रतिनिधि थे। कमीशन में भारतीयों को इन कारणों से स्थान नहीं दिया गया था कि कमीशन का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी तथा भारत में अनेक वर्गों, संप्रदायों और धर्मों के अस्तित्व के कारण किसी न किसी वर्ग को असंतुष्ट कर ही किसी भारतीय को साइमन कमीशन का सदस्य बनाया जा सकता था। लेकिन ये जो 2 कारण थे वो बिल्कुल भ्रामक थे, क्योंकि उस समय भी 2 भारतीय ब्रिटिश संसद में थे, लॉर्ड सिन्हा तथा श्री सकलातवाल ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और इन्हें सदस्य बनाया जा सकता था। कमीशन के उद्देश्य के बारे में घोषित किया गया कि साइमन कमीशन को जो काम सौंपा गया था
वह यह था कि साइमन कमीशन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सरकार की कार्यविधि का पता लगाए, प्रतिनिधि संस्थाएं किस तरह और कहां तक ठीक कार्य कर रही है या नहीं, शिक्षा की कहां तक उन्नति हुई है और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ाया जाए या सीमित किया जाए या इसमें कोई अन्य परिवर्तन किया जाए। यह कमीशन ब्रिटिश शासन के कार्य, शिक्षा वृद्धि, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास तथा उनसे संबंधित तथ्यों की जांच करेगी और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लागू करना उचित है या नहीं। कमीशन से यह भी बताने के लिए कहा गया कि अभी तक उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया गया है उसमें वृद्धि किया जाए या उसमें कमी किया जाए या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन किया जाए। कमीशन यह भी बताए कि प्रांतों में द्विसदनीय सदन स्थापित करना ठीक रहेगा या नहीं। कमीशन का बहिष्कार। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस कमीशन को भारत के संविधान के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कांग्रेस, उदारवादी दल, मुस्लिम लीग सभी ने कमीशन की निंदा की। भारतीय जनमत इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं था कि उनके भाग्य का निर्णय ब्रिटेन की संसद करे। कमीशन के बारे में दूसरी आपत्ति यह थी कि उसे केवल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, सुधारों पर सुझाव देने के लिए उसे नहीं कहा गया था। भारतीयों में उत्तरदायी शासन के संचालन की क्षमता थी अथवा नहीं, कमीशन को यह भी बताना था और इसकी नियुक्ति घोर अपमानजनक थी। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में कमीशन का प्रत्येक रूप में तथा प्रत्येक स्तर पर बहिष्कार करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के मुंबई पहुंचने पर देशव्यापी हड़ताल से उसका स्वागत किया गया। कमीशन सीधा दिल्ली गया, वहां उसे काले झंडे दिखाए गए। जहां भी कमीशन गया उसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से गंभीर चोट आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत पर जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, लाठियां बरसाई गई। सारे देश में सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही और निर्दयतापूर्ण अत्याचार से प्रदर्शनकारियों को दबाने का प्रयास किया। इन अत्याचारों से ही आतंकवादी विचारधारा का पुनः उत्थान हुआ। कमीशन का प्रतिवेदन। कमीशन ने बहिष्कार होने के बावजूद भी अपनी जांच का काम पूरा कर लिया और कमीशन वापस इंग्लैंड चला गया। कमीशन की रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके मुख्य प्रतिवेदन इस प्रकार थे। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाए और प्रांतीय स्वराज्य का प्रारंभ किया जाए। साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि 1919 के एक्ट के अनुसार जिन प्रांतों में द्वैत शासन चलाया था वह आंतरिक दोषों एवं सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा, अतः इसको समाप्त कर दिया जाए और इसे समाप्त करने के बाद प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। इसका शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए। प्रांतों में राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दी जाए जिससे वह कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना मंत्रियों के सलाह के अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। संविधान के असफल रहने पर वह अपनी विशेष शक्तियों के आधार पर राज्य का शासन संभाल सके। गवर्नर जनरल प्रांत के आंतरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे और बाहरी मामलों में नियंत्रण रखे। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए। मंत्रियों को समस्त कार्य सौंप दिए जाए और वे विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी हों। गवर्नर को शांति तथा अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष अधिकार दिए जाए। मत अधिकार का विस्तार किया जाए।
साइमन कमीशन में यह भी सिफारिश की गई कि मत अधिकार का विस्तार किया जाए, क्योंकि 1926 तक केवल 2.8% जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। कमीशन ने सिफारिश की कि कम से कम 10% या 15% जनता को मताधिकार मिलना चाहिए। कमीशन ने चुनाव की सांप्रदायिक पद्धति को बनाए रखने का भी सुझाव दिया। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, जिससे 200 से 250 सदस्य हो सके। देसी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत की एक सम्मिलित सभा बनाई जाए, जिससे साझे विषयों पर उसमें विचार किया जा सके। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। बृहत्तर भारत की परिषद की स्थापना। कमीशन ने सिफारिश की कि भारत में एक ऐसी परिषद की स्थापना होनी चाहिए जिसमें देसी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हो। वे सारे मामलों पर विचार कर सके। ऐसा भविष्य में संघ की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कहा गया था, परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि भारत में ऐसा समय नहीं आया है। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन। कमीशन ने केंद्रीय विधानमंडल के संदर्भ में सिफारिश करते हुए कहा कि केंद्रीय विधानमंडल को संघीय आधार पर पुनः संगठित किया जाए। केंद्रीय विधानसभा में भावी संघ में शामिल होने वाले प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हों। देसी रियासतों के प्रतिनिधि तभी शामिल किए जाए जब वह संघ में मिलने को तैयार हो जाए। राज्यसभा को संघीय सिद्धांत पर संगठित किया जाए तथा दोनों सदनों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सिफारिश की जाए। सेना में भारतीयकरण। कमीशन ने सेना में भारतीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि जब तक भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटिश सेना भारत में रखना जरूरी है। वर्मा को भारत से एवं सिंध को मुंबई से अलग किया जाए तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को स्वायत्तता देने से मना कर दिया जाए। स्वतः विकास की प्रक्रिया संविधान के लिए अपनाई जाए। 10 वर्ष बाद समीक्षा की प्रक्रिया बंद कर दी जाए। संविधान इतना लचीला हो कि उसमें स्वतः विकास हो सके। गृह सरकार। कमीशन ने सिफारिश की कि भारत सचिव को परामर्श देने हेतु भारत परिषद को बनाए रखा जाए तथा नागरिक सेवाएं एवं पुलिस सर्विसेज में भर्ती पहले की तरह की जाए। नया संविधान। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच के तरीकों को समाप्त किया जाए तथा एक लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं विकसित हो सके। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में अधिराज्य स्थिति तथा औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं भी जिक्र नहीं था। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए मना कर दिया गया था। प्रतिरक्षा को भी भारतीय हाथों में नहीं सौंपा गया था। प्रांतों को स्वायत्तता या स्वराज्य देने की सिफारिश तो की गई, परंतु उसे राज्यपालों को विशेष शक्तियां देकर सीमित कर दिया गया था। इन आधारों पर भारतीयों ने इस रिपोर्ट का स्वागत नहीं किया था। सभी ने इसकी आलोचना की थी। सर शिवास्वामी अय्यर ने प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंक देने योग्य बताया था, परंतु ब्रिटिश लेखकों द्वारा साइमन रिपोर्ट की भूरी प्रशंसा की गई और कुपलैंड के अनुसार यह भारतीय समस्याओं का सर्वाधिक संपूर्ण अध्ययन था और इसने राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय को एक और उच्च कोटि की रचना प्रदान की।